आईपीसी का सामान्य परिचय के बारे में हम बात करते हैं तो 1833 में चार्टर एक्ट इंग्लैंड से आया और इसके आधार पर 1834 में प्रथम विधि आयोग बना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का प्रारूप प्रथम विधि आयोग के समय तैयार किया गया था, यानी 1834 में। और उस समय विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले थे, इसीलिए इन्हें आईपीसी का जनक भी कहा जाता है। और यह अधिनियम 1860 में पारित होकर 6 अक्टूबर 1860 में विधि बना, जो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। और उस समय यह अंग्रेजों पर भी लागू था। इसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं यानी दफा हैं। और आईपीसी का आधार इंग्लैंड की विधि है तथा इसके प्रारूप ढांचा का पुनरीक्षण यानी जांच हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बार्नेस स्पीकर तथा अवर न्यायाधीश जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे के द्वारा किया गया था। नोट है कि आईपीसी में भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान किया गया है आईपीसी में। और किंतु यह संहिता भारत की सेना पर नहीं लागू होती है, बाकी संपूर्ण भारत के लोगों पर लागू होती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आईपीसी जम्मू और कश्मीर में भी अब लागू होती है। और आईपीसी का उद्देश्य देखते हैं तो पहला उद्देश्य है कि अपराधी को समाज के समक्ष एक उदाहरण बनाना, ताकि उसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपराध करने का प्रयास न करे। दूसरा उद्देश्य है कि अपराधी को उस अपराध को पुनः करने से रोकना, अर्थात उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए न करे, ताकि वो अपराध। तीसरा उद्देश्य है अपराधी को उस दुष्प्रकृति के निवारण के लिए सुधार करना। चौथा उद्देश्य है समाज में व्यापक प्रतिशोध यानी बदले की भावना को संतुष्ट करना, अर्थात बदले की भावना को रोकने हेतु अपराधी को सजा देना। अब बात करते हैं हम कि अपराध क्या है। अपराध एक ऐसा नुकसान है जो मनुष्यों द्वारा असामाजिक कार्य करने से होता है। ऐसा कार्य जिसे राज्य नहीं चाहता है कि किया जाए और कोई करता है तो करने के लिए दंड की व्यवस्था की जाती है। और अपराध किसी ऐसे कार्य को कहते हैं जो देश की विधि के विपरीत किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो बाल विवाह करना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, हत्या करना, चोरी व डकैती आदि अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब हम अपराध की परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे पहले विधि शास्त्री ब्लैक स्टोन हैं, वो कहते हैं कि निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है। और दूसरे विधि शास्त्री स्टीफन हैं, वो कहते हैं कि अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। नोट के रूप में देखते हैं कि क्राइम इज मोरल रॉन्ग, मतलब क्राइम एक मोरल रॉन्ग है। और तीसरे विधि शास्त्री सदरलैंड है, वो कहते हैं कि अपराधी आचरण वह आचरण है जिससे अपराधी कानून भंग होता है। और आईपीसी की धारा 37 यह प्रावधानित करती है कि ऐसा कार्य जिसे करने से विधि द्वारा मना किया गया हो अपराध कहलाता है। यानी आईपीसी की धारा 37 में अपराध की परिभाषा दी गई है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल वही कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं जिनको राज्य या सरकार द्वारा करने से मना किया गया है। इसके अलावा अन्य कार्य चाहे वे सामाजिक या नैतिक रूप से अहितकर क्यों न हो, अपराध नहीं माने जाते हैं।
अपराध की परिभाषा समय समय पर बदलती रही है। जैसे बहुविवाह प्राचीन काल में वैध था, परंतु वर्तमान समय में यह विधिक रूप से अवैध है। अपराध की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो अपराध प्रकृति का अर्थ है किसी भी चीज की कोई विशेषता होना। अपराध की प्रकृति का वर्णन करना मुश्किल है, इसीलिए निम्न बिंदु के आधार पर जान सकते हैं। पहला बिंदु है कि अपराध किसी तरह का कार्य एक्ट होता है जो कि विधि द्वारा उसे करने से रोका गया होता है, फिर भी उसे कोई करता है तो वो अपराध कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति या आम जनता को क्षति या हानि पहुंचती है तो वो अपराध कहलाता है। तीसरा पॉइंट है कि ऐसा कार्य जिसे करने से विधि द्वारा दंडित किया जाए या दंड न्यायालय में कार्यवाही की जाए तो ये सब अपराध के लिए होता है। अब हम अपराध के मौलिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि मौलिक सिद्धांत क्या है। तो पहला पॉइंट है कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं है जब तक कि विधि द्वारा उसे दंडनीय ना कहा गया हो। दूसरा पॉइंट है कि न्यायालय की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी को दंड नहीं दे सकता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कोई विधि बनने के पहले करता है और विधि बनने के बाद वह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है तो उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा जिसने उस कार्य को किया था। अब हम अपराध के आवश्यक तत्व के बारे में बात करते हैं तो 4 आवश्यक तत्व हैं। पहला है कि अपराध के लिए कम से कम एक मानव का होना आवश्यक है। और दूसरा है कि ऐसे मानव के मन में दोबारा बोल दी। अब हम अपराध के आवश्यक तत्व के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए 4 आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहला आवश्यक तत्व है कि अपराध कारित करने के लिए कम से कम एक मानव होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि ऐसे मानव के मन में दुराशय होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे आशय को पूरा करने हेतु किया गया कार्य होना चाहिए, मतलब उसके कार्य होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज की क्षति होनी चाहिए, तभी वो अपराध कहलाएगा। तो अब हम मानव के बारे में जान लेते हैं कि किसी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडनीय होने के लिए किसी मानव के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे प्राचीन काल में क्षति हेतु पशुओं और पदार्थों को भी दंड दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।